अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे शिवराज कैबिनेट की। शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है। सुबह 11 बजे मंत्रालय में यह बैठक होगी। कई अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा हो सकती है। कई अहम फैसले, बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो आज है शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक। सुबह 11 बजे मंत्रालय में बैठक होगी और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कई बड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मिल भी रहे हैं। मदद भी तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मिल रही है। और उसके बाद आज है शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक। सुबह 11 बजे मंत्रालय में यह अहम बैठक होगी। कोरोना की तीसरी लहर, यह भी कहा जा रहा है कि जल्द ये लहर आ सकती है, यानी ज्यादा वक्त नहीं है। इससे निपटने की तैयारी मुख्यमंत्री ये भी साफ कर चुके हैं कि लॉकडाउन लगाना अब कोई विकल्प है नहीं। लॉकडाउन के चलते दिक्कतें आती हैं। इन सब के बीच ये देखना बेहद महत्वपूर्ण कि आज जो शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी इसमें क्या कुछ खास होता है। और सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। सीधा आपको रंजना के पास लिए चलेंगे। रंजना, 11 बजे आज बैठक, क्या कुछ खास? जी ललित, बिल्कुल कैबिनेट की बैठक आज है और कई अहम प्रस्तावों पर आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। करीब एक दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर आज चर्चा होगी और फिर उसके बाद उन पर मुहर लग सकती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव अगर कहा जाए तो कोरोना योद्धाओं के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने के प्रस्ताव पर जो हरी झंडी मिल सकती है। और तो वहीं 50 लाख रुपए की राशि देने के प्रस्ताव पर भी मंजूरी दी जा सकती है। तो एक और जो प्रस्ताव है जिसमें गैस पीड़ितों के परिजनों को पेंशन देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव कोरोना योद्धाओं के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने को लेकर है, क्योंकि लंबे समय से यह प्रस्ताव चल रहा था। लगातार कोरोना में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिन्होंने फ्रंट लाइन पर रहकर काम किया था, उनके परिजनों को अब अनुकंपा नियुक्ति देने को लेकर आज इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिल सकती है। और इसके साथ ही 50 लाख रुपए की जो मुआवजा राशि है उसको देने को लेकर भी आज जो प्रस्ताव पर मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही कई दूसरे जो अहम प्रस्ताव हैं, एक दर्जन से ज्यादा, उन पर भी चर्चा होगी और आज कैबिनेट की बैठक में उन पर भी मुहर लग सकती है। खास करके अगर कहा जाए तो कोरोना की थर्ड वेव को लेकर अलर्ट है और उसके बाद ऑक्सीजन प्लांट लगाने को लेकर जिस तरीके से तैयारियां की जा रही थी, उसके बाद जो राशि का भुगतान किया जाना है, उन भुगतानों को लेकर भी जो प्रस्ताव है उस पर भी आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो आज की कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिन पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद उन पर मुहर लग जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। थोड़ी चर्चा चित्रकूट की भी हम करेंगे। चित्रकूट में दरअसल आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक का आज 5वां दिन है। संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रचारकों से संवाद करने वाले हैं। संगठन के कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। सुबह 10 बजे से ये बैठक होगी। हालांकि ये सिलसिला लगातार चलता है अलग अलग सत्रों में और मीडिया को इसमें दूर रखा जाता है। तो चित्रकूट में ये महत्वपूर्ण बैठक लगातार चल रही है। रंजना हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, क्या कुछ अपडेट? आज है 5वां दिन। जी ललित, बिल्कुल। जो आरएसएस की बैठक है वो लगातार 4 दिनों से चल रही है। आज 5वां दिन है और कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर लगातार चर्चा हो रही है। चाहे वो कोरोना को लेकर चर्चा की जा रही हो, चाहे थर्ड वेव से निपटने की तैयारियों को लेकर है, चाहे संगठन को मजबूत करने की कवायद को लेकर चर्चा है, वो तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। और आज संघ प्रमुख मोहन भागवत जो तमाम स्वयं सेवकों से चर्चा करेंगे, उनके आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, जिसमें खासतौर पर जो यही निकल कर आया है कि कोरोना की थर्ड लहर को जिस तरीके से चेतावनी जारी की जा रही है, उसके तहत स्वयं सेवकों की ट्रेनिंग का खाका इस बैठक में तैयार किया गया था कि किस तरीके से इनको अगस्त के महीने से तमाम जो स्वयं सेवक है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद जमीनी स्तर पर समाज के लोगों को, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हैं या फिर बच्चों को जागरूक करने के लिए कार्यकर्ता मोर्चा संभालेंगे। और इसमें स्वयं से भी जो कार्यकर्ता हैं वो समाज सेवी संगठनों के साथ आम लोगों की मदद भी लेंगे। लोगों को बताएंगे कि आपको थर्ड वेव से निपटने के लिए कौन से जरूरी उपाय हैं जो करने
होंगे। और दूसरी बात, जो भी सुरक्षा के जो भी उपाय हैं वो उनको खुद को भी अपनाना है, क्योंकि वो खुद भी बचे रहे और समाज के लोगों को भी जागरूक कर सके। और इसके लेकर जो अगस्त के महीने से ट्रेनिंग पहले कार्यकर्ताओं की शुरू की जाएगी और सितंबर के महीने से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जमीनी स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन इसी के साथ ही आज की जो बैठक है उसमें संघ के तमाम जो स्वयंसेवक हैं वो रहेंगे और संघ प्रमुख मोहन भागवत उनको आगे किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है, किस तरीके से और ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ना है, किस तरीके से मजबूती की कवायद करनी, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज जो कुछ टिप्स हैं या कुछ जरूरी बातें हैं वो जरूर उनसे साझा करेंगे। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरन्या इस तमाम जानकारी के लिए। रुख करेंगे एक और बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में और रियायत दी है। इसके तहत शादी समारोह में अब 100 लोग शामिल हो सकेंगे, बाजार रात 10 बजे तक खुल सकेंगे, अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकेंगे, सिनेमा घरों का संचालन भी जल्द शुरू होगा। 50% क्षमता के साथ अब सिनेमा घर खुल सकेंगे और रेस्तरां, खाने पीने की जो जगह है वो 100% क्षमता से खुलेंगे। और रंजना लगातार हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है तमाम खबरों पर अपडेट के साथ। एक बार फिर रंजना का हम रुख कर रहे हैं। रंजना, और रियायत दी जा रही है लेकिन सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है रंजना। जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, सावधानी बेहद जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से सरकार रियायतें दे रही है वो रियायतें जरूर आम लोगों के लिए बहुत हद तक सही है, लेकिन अगर देखा जाए तो लापरवाही भी आम लोगों की भीड़ भाड़ वाले इलाकों में देखने को मिल रही। चाहे मास्क ना लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना, बार बार मास्क लगाने की अपील करने के बाद भी इस तरीके की मास्क ना लगाने की बातें निकलकर सामने आ रही। दूसरी बात यह है कि जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें और ज्यादा रियायतें दी गई हैं, जिसमें आज से सिनेमाघर खुलने वाले हैं, यानी लंबे इंतजार के बाद जो सिनेमाघर संचालक हैं उनका ये इंतजार खत्म हो रहा है और आज से जो सिनेमाघर हैं वो 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें जरूर पालन करना होगा। यही जो हिदायत है वो सिनेमाघर संचालकों को दी गई है। और अगर कहा जाए तो बाजार खोलने को लेकर व्यापारियों ने लगातार मांग की थी कि 10 बजे तक उनको खोलने की अनुमति दी जाए, क्योंकि अभी तक शहरी इलाकों में बाजार रात 8 बजे तक ही खोले रखने की अनुमति थी, लेकिन अब इसे 2 घंटे बढ़ा दिया है, यानी रात 10 बजे तक अब बाजार खुल सकेंगे। और 100% क्षमता के साथ अगर कहा जाए तो जो लोग हैं वो शादी समारोह कर सकते हैं, यानी 100 लोगों को शादी समारोह में शामिल होने की परमिशन दी गई है। तो वही जो दूसरे अगर कहा जाए मृत्यु अंतिम संस्कार है उसमें अभी लोगों की संख्या बढ़ा दी गई है। हालांकि अगर अभी 2 चीजें हैं जिन पर फैसला लिया जाना बाकी है, जिसमें एक तो स्विमिंग पूल है और दूसरा कोचिंग खोलने को लेकर जो फैसला है वो बाद में लिया जाएगा, क्योंकि ये 2 चीजें हैं जो कि इन पर काफी लंबे समय से फैसला नहीं हो पाया है। तो इन दो बातों को लेकर कि स्विमिंग पूल कब से खोले जाएंगे और कोचिंग कब से खोली जाएंगी, इनको लेकर फैसला जल्दी लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल काफी जो रियायतें हैं आम लोगों के लिए दे दी गई हैं और जो बाजार खोलने को लेकर समय सीमा है वो भी बढ़ा दी गई है व्यापारियों की मांग पर। ललित जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इन तमाम जानकारियों के लिए। सहयोगी रंजना लगातार वो अपडेट उन्होंने दिए हैं। अब ग्वालियर का रुख करेंगे। ग्वालियर चंबल अंचल में दूसरे दिन भी आकाशीय बिजली का कहर टूटा है। अंचल में आकाशीय बिजली के चलते 24 घंटे में 7 और लोगों की जान चली गई, जबकि 6 लोग झुलस गए हैं। शिवपुरी जिले के सड़ गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। शिवपुरी जिले के भरावन गांव में 50 साल की महिला की मौत हो गई। शिवपुरी जिले के दिहायला गांव में 17 साल के बच्चे की मौत हो गई है। दतिया जिले के सनौरा गांव में 2 चचेरी बहनों की जान चली गई। श्योपुर जिले के शाहपुरा में भी आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत हुई है। अंचल में आकाशीय बिजली गिरने से 2 दिन में 14 लोगों की जान चली गई, 12 लोग झुलसे हैं। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, 24 घंटे में 7 और लोगों की जान चली गई। सुशील, बिल्कुल, देखिए 24 घंटे में 7 और लोगों की ग्वालियर चंबल अंचल में आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई है। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा शिवपुरी जिले में 4 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई है। वहीं दतिया जिले में 2 चचेरी बहनों की मौत हुई है आकाशीय बिजली से। एक श्योपुर जिले में भी एक करीब 50 साल के व्यक्ति की
मौत हुई है बिजली गिरने से। अगर 2 दिन के आंकड़ों की बात करें तो 2 दिन में पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में 14 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई है, वहीं 12 लोग झुलस चुके हैं। यही वजह है कि लगातार जो मानसून का मौसम बना हुआ है, इसमें अभी आशंकाएं और है आकाशीय बिजली गिरने की। ऐसे में मौसम विभाग और प्रशासन ने लोगों को अलर्ट जारी किया है कि बारिश होने के दौरान पेड़ों के नीचे या गहराई वाले स्थानों पर खड़े ना हो और सुरक्षित स्थानों पर रहे। तो कहीं न कहीं आकाशीय बिजली गिरने से जो ग्वालियर चंबल अंचल में 2 दिन लगातार प्रशासन और आम लोगों के लिए भारी रहे हैं, क्योंकि 14 लोगों की जान जा चुकी है और 12 लोग झुलस चुके हैं। प्रशासन जो लोग आकाशीय बिजली का शिकार हुए हैं उनको आर्थिक जो सरकारी मदद है वो देने की तैयारी कर रहे हैं, तथा जो घायल लोग हैं 12 अलग अलग अस्पतालों में जिनका इलाज किया जा रहा है उनकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जो मौसम खराब है उसके चलते पेड़ों के नीचे खड़े ना हो, मोबाइल पर बात ना करें, साथ ही गहराई वाले जो इलाके हैं उन इलाकों में जाने से बचे अगर तेज बारिश होती है तो। एक बड़े अचरज की बात है सुशील कि अब तक ये समझ आ जाना चाहिए कि इस बार आकाशीय बिजली किसी कहर से कम नहीं है, पर हर बार मेरा ख्याल है आपको याद होगा कि विज्ञापन के जरिए, एनिमेशन के जरिए ग्रामीण इलाकों में जागरूकता फैलाई जाती थी, वो नजर नहीं आ रही है सुशील। बिल्कुल सही बात है ललित जी, वो नजर नहीं आ रही है, लेकिन बिजली गिरने के दौरान सबसे ज्यादा जो घटनाएं हुई है वो ग्रामीण इलाकों में हुई है। डेथ की घटना। एनडीआरएफ का एक एनिमेशन सीरीज चला करता था जितना मुझे ध्यान है, और वो ग्रामीण अंचलों में ही सर्कुलेट होता था। बिल्कुल सही बात है, वो एनिमेशन के जरिए जागरूकता अभियान चलाया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ जागरूकता अभियान भी जो है औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों में इन जागरूकता का कोई खास असर नहीं पड़ता, ना ही इन जागरूकता से कोई लोगों को फर्क पड़ता है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में अब चूंकि मानसूनी सीजन है, ऐसे में खेती करने के लिए लोगों को घर से बाहर जाना ही पड़ता है, और ज्यादातर बिजली गिरने से जो मौतें हुई है वो जंगलों में, खेतों में या पेड़ों के आसपास ही हुई है। तो निश्चित तौर पर अब ये एडवाइजरी जरूर जारी की है कि ऊंचाई वाले स्थानों पर ना जाएं, या फिर जो पेड़ हैं उनके आसपास खड़े ना हो, या फिर मोबाइल पर अगर बात करते हैं तो तेज बारिश के दौरान इन सब चीजों से बचे, ऐसी एडवाइजरी जारी। शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील ने बहुत अच्छी बात याद दिलाई है आपको। जयपुर का जो घटनाक्रम है उसमें सबसे बड़ी वजह मोबाइल फोन का इस्तेमाल रहा है, सबसे बड़ी वजह। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। इसके तहत 19 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। 2019 बैच के 10 अधिकारियों की पोस्टिंग की गई है। राज्य प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारी भी बदल दिए गए हैं। जान लीजिए, स्मार्ट सिटी इंदौर की सीईओ शीतला पाटले को हटा दिया गया है। ऋषभ गुप्ता स्मार्ट सिटी इंदौर के नए सीईओ होंगे। अरुण कुमार विश्वकर्मा को डिंडौरी का अपर कलेक्टर बनाया गया है। भव्या मित्तल को इंदौर नगर निगम का अपर आयुक्त बनाया गया है। वहीं गौरव बैनल नगरीय प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त बनाए गए हैं। हरेंद्र नारायण जिला पंचायत छिंदवाड़ा के सीईओ, अभिलाष मिश्रा जिला पंचायत बैतूल के सीईओ, रोहित सिसोनिया बुरहानपुर के अपर कलेक्टर, राहुल नामदेव को जिला पंचायत सीधी का सीईओ बनाया गया है। इसके अलावा अंकिता धाकरे उज्जैन के अपर कलेक्टर, योगेश तुकाराम जिला पंचायत सागर सीईओ, विवेक कुमार बालाघाट के अपर कलेक्टर, परीक्षित संजय राव जिला पंचायत सतना के सीईओ, सौरभ संजय जिला पंचायत नरसिंहपुर के सीईओ, गुरु प्रसाद जिला पंचायत नीमच के सीईओ, शेर सिंह मीणा जबलपुर के अपर कलेक्टर बने हैं। इसके अलावा अंजू अरुण कुमार सीईओ जिला पंचायत डिंडौरी, गजेंद्र सिंह नागेश अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन भोपाल, कमलेश कुमार भार्गव उपायुक्त राजस्व ग्वालियर संभाग, इच्छित गढ़पाले अपर आयुक्त नगर निगम भोपाल, विमलेश सिंह अपर कलेक्टर जबलपुर, राजेश शाही अपर कलेक्टर सतना, अक्षत जैन एसडीएम महू, श्रेयांश कुमट एसडीएम सौसर, सृष्टि जयंत देशमुख एसडीएम गाडरवाड़ा, तन्मय शर्मा एसडीएम बैहर, काजल जावला एसडीएम शिवपुर, दिलीप कुमार एसडीएम हरसूद, हिमांशु प्रजापति एसडीएम जावरा, आकाश सिंह एसडीएम सिंगरौली, निधि सिंह एसडीएम बड़नगर, पवार नवजीवन विजय एसडीएम कुक्षी बनाए गए हैं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर भिंड से। भिंड में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां 1 महीने के अंतराल में एक युवक को 2 अलग अलग वैक्सीन की 2 डोज लगा दी गई। युवक को कोवैक्सीन का पहला टीका 9 जून को लगाया गया। दूसरा डोज कोविशील्ड का 8 जुलाई को लगाया गया।
हैरान करने वाली बात यह है कि रिकॉर्ड में दोनों डोज को पहला डोज बताया गया। युवक को तीसरा डोज लगाने की तैयारी की जा रही है। परेशान युवक ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की है। युवक का नाम धर्मेंद्र है, गोहद के भगवासा गांव का रहने वाला है और स्वास्थ्य महकमा इस पूरे मामले को लेकर खामोश है। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी रहेंगी। इस वक्त हेडलाइंस।